ओके, तो लीगल रीजनिंग से शुरू करेंगे। 25% जो आपका एग्ज़ाम होता है लीगल रीजनिंग उसमें पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है मतलब, ठीक है। शायद ये भी पता होगा कि लीगल रीजनिंग के बेसिस पे तुम्हारी रैंक होती है। अगर दो बच्चों के मार्क्स बराबर हैं तो लीगल रीजनिंग में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसकी बेटर रैंक होती है, ठीक है। तो इसलिए भी लीगल रीजनिंग दोनों ही रीजन से इम्पॉर्टेंट है कि रैंक भी आपकी बढ़ाएगा और एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपके सिलेबस का भी। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन सर पढ़ाएंगे, बट बेसिक आइडिया एक मैं आपको दे देता हूँ। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? एक शब्द में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, और जो भी लॉ इंडिया में होगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही हो सकता है। लेट अस से हम ये नहीं कह सकते कि भाई आज के बाद से इंडिया में केवल स्कूल्स जो होंगे ना वो बॉयज़ के अलग होंगे, गर्ल्स के अलग होंगे। अगर ऐसा आप कर दोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में लॉ हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको हटा देगा, ठीक है। तो जो लॉ होगा वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म करना चाहिए। इट्स अ न्यू वर्ड शायद आपके लिए, कंफर्म। कंफर्म मतलब उससे एग्री करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में? जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको सर समझाएंगे। ज़्यादा गर्मी लग रही है क्या? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सर समझाएंगे, बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं प्रीएम्बल, जो शायद आपने अपनी बुक्स के आगे पीछे कहीं पढ़ा भी होगा। अगर सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे ना, आप तो आईसीएसई से हो, ठीक है, आप सीबीएसई, तो उसमें पहले पहले लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज द प्रीएम्बल, शुरुआत कर दी। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एंड चैप्टर्स, ठीक है। अब आर्टिकल्स कहाँ से? आर्टिकल 1 से शुरू होकर के आर्टिकल 395 तक आर्टिकल्स हैं टोटल, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395। आर्टिकल 1 में बोल दिया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया कंट्री का नाम है और उसमें कौन कौन से स्टेट्स होंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वहां पे नहीं, नीचे लास्ट में भी बताऊंगा कहाँ। और उसके बाद से लास्ट में है 395। देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो जब कंट्री आजाद हुआ ना, उस समय भी एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिया ने नहीं पास किया, ब्रिटेन ने पास किया था, इंग्लैंड ने पास किया था। तो उस लॉ को खत्म करने के लिए और कुछ और लॉज को खत्म करने के लिए आर्टिकल 395 में लिखा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म हो गया, अब हम इंग्लैंड के अंडर में नहीं है, हमारे जितने लॉ बनेंगे सब इंडिया में बनेंगे, ठीक है। इंग्लैंड में लॉ नहीं बना सकते। कब हुआ था ये? प्रीएम्बल में डेट दे रखी है 26 नवंबर, 26/11 से याद कर सकते हो, 1949। दिस इज द डेट मेंशन्ड। और इसीलिए आज भी 26/11 को एक डे मनाया जाता है, याद कर लेना कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन डे, सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक। अच्छा, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कब लागू हुआ? उस दिन को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। कब? 26 जनवरी, 26 जनवरी, राइट। अच्छा, इन आर्टिकल्स के बाद में हमारे पास में है कुछ शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या होते हैं? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। शेड्यूल मतलब लिस्ट, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी जा सकी, वो शेड्यूल में लिख दी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ना इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब सारे स्टेट के नाम लिखोगे तो वो कंटिन्यूटी सी टूट जाएगी, तो उन्होंने लास्ट में एक टेबल बना दी, उसमें स्टेट्स के नाम लिख दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जो कुछ भी स्टेट हैं वो सारे वहाँ पे लिख दिए, क्लियर। तो शेड्यूल्स हैं, कितने हैं? 1 से लेकर के 12 तक, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली देयर वर ओनली 8, अभी 12 शेड्यूल्स हैं। आर्टिकल्स 1 से लेकर 395 तक तो हैं, बट टोटल आर्टिकल्स आर अबाउट 450, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, जैसे आर्टिकल 31A, 30B, 31B, 31C, ऐसे 51, फिर 51A आ जाता है, या फिर 243A B C D होते होते ZG तक जाता है, Z भी जाएगा, फिर ZA ZB ZC ऐसे करके ZG तक, लंबे हैं, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल्स आर अबाउट 450। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर इतनी सारी भाषा में लिखा क्या हुआ है? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड,
दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मतलब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली 10,000 शब्दों का है, 10,000 वर्ड्स। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना है, 1780s का है, आज तक 20-25 बार अमेंड हुआ है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 90,000 वर्ड्स का है, मतलब नॉवेल की लेंथ होती 90,000, बहुत होते हैं 90,000 वर्ड्स। हाँ, स्टेट के वहाँ अलग है, हमारे यहाँ एक ही है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाया जाएगा। बट बेसिक आइडिया ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटली डिफरेंट है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से। नंबर 1 में बहुत ही ज़्यादा लंबा है, नंबर 2 जैसे आपने बोला स्टेट्स रिलेटेड बातें भी वहाँ पे लिखी गई हैं। हमारे स्टेट के अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते, पहले केवल एक स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। कौन से स्टेट का? केवल एक स्टेट का था। अरे इतना तो चल रहा है न्यूज़ में, कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 से हटा दिया उसको हमने, 4-5 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो उसके पहले वहाँ पे अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। सो इसमें लिखा क्या है? नंबर 1 राइट्स ऑफ पीपल, जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कोई भी किसी पूछोगे बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये राइट्स क्या है? स्टेट के ऊपर एक लिमिटेशन है, स्टेट आपको किस चीज़ से रोक सकता है, किस चीज़ से नहीं रोक सकता, ठीक। जैसे राइट टू फ्रीडम में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप न्यूज़ पेपर शुरू करना चाहते हो, शुरू करो, लोगों को बांटो, कोई नहीं रोक सकता है। लॉ को फॉलो करो, न्यूज़पेपर आप बांट सकते हो आराम से, ठीक है। आप अपना यूट्यूब चैनल खोल के कुछ बोलना चाहते हो, आप बोल सकते हो, वो एब्सोल्यूट नहीं है, बट एक राइट आपके पास में है। वैसे ही राइट टू इक्वालिटी, अब अगर ट्रैफिक का जो पुलिस वाला है ना, वो चालान काट रहा है, वो ऐसा नहीं अपनी मनमर्जी से कि तुम्हारी शक्ल अच्छी तो तुम्हारा हमने चलो 100 रुपये चालान कर दिया और किसी दूसरे का 1000 रुपये चालान। लॉ सबके लिए सेम होगा, राइट टू इक्वालिटी, एंड नोबडी इज अबव द लॉ। वो कलेक्टर होगा तो उसका भी चालान कटना चाहिए कायदे से, अगर वो गलती कर रहा है तो, ठीक है। सो ये सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। टोटल वी हैव 6 राइट्स, कभी 7 हुआ करते थे, अभी 6 हैं। देन लिमिटेशंस, ये जो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऐसा नहीं उठा करके सीधे जेल में डाल दे, एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, सीधे उठा के जेल में डाल देगी फिर तो अंधेर गर्दी हो जाएगी, है ना। कैसी डेमोक्रेसी हमारी। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, उत्तराखंड स्टेट सेंटर से पैसे भी ले सकता है, उसके बदले में कुछ शायद देता भी होगा। कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेंटर ही एक्सेस करता है, जैसे उत्तराखंड में देहरादून में मान लो रेलवे स्टेशन है, वो सेंटर का है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो इस तरीके से, या फिर मान लो करेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट जारी नहीं कर सकती, वही करेंसी जो सेंटर जारी करेगी उत्तराखंड में भी चलेगी, ठीक है। 1 रुपया 1 रुपया, ये तमिलनाडु में हो या उत्तराखंड में हो। तो स्टेट और सेंटर के बीच कैसी रिलेशनशिप होगी, इनके बीच में कौन कौन सी पावर्स का बंटवारा होगा। आपने कभी देखा होगा ना, कोई ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? कचहरी में जाता है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में लैंड आती है। या फिर इनकम टैक्स स्टेट को नहीं देना होता, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। वहीं जीएसटी दोनों ले सकते हैं, तो दोनों की पावर्स बटी हुई हैं आपस में। उसी तरीके से बाकी स्टेट्स के बीच में, एंड देन अमंग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट देयर आर बेसिकली 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी समझना जरूरी है। द 3 ब्रांचेस आर कॉल्ड, किसी को पता है तो बता दो, नहीं कोई बात नहीं, चलो यहाँ कहीं लिख देते हैं। द 3 ब्रांचेस आर लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब, लेजिस्लेटिव ब्रांच का मतलब जो लॉ बनाती है, लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, ठीक है। तो लॉ कौन बनाता है इंडिया में? मोदी जी, हाँ पहले से बने हुए होते हैं, नया बनाना हो तो कौन बनाएगा? हाँ पहले से बहुत सारे बने हैं। हाँ पार्लियामेंट, सेंटर में पार्लियामेंट, स्टेट में विधानसभा, यानी कि जो इलेक्ट करते हो ना आप एमपी और एमएलए, उनको इसलिए इलेक्ट करते हो कि भैया जाकर के लॉ बनाओगे। बजट भी अपने आप में लॉ होता है, बजट तो पास करती है ना पार्लियामेंट और विधानसभा, वो भी अपने आप में एक लॉ है। बिना बजट पास किए सरकार एक पैसा नहीं खर्च कर सकती, ठीक है। सो
लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना, लॉ बनाने की पावर हो गई पार्लियामेंट की, दैट इज कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई काम को करना। एग्जीक्यूटिव ब्रांच कोई काम को करती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग कुछ नहीं करते, लेकिन जो लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चले, वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, सरकारी स्कूल में टीचर, सरकारी ऑफिस जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर, या फिर पटवारी, एसडीएम, कलेक्टर, ये सबके सब लोग किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ ऑफिस। दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड जुडिशियल। जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट मतलब कोर्ट, कोर्ट कचहरी, ठीक है। इसने लॉ बनाया, इसने इम्प्लीमेंट किया, अगर लॉ के रिलेशन में कोई डिस्प्यूट है तो ये सॉल्व कर लेगा। आ रही बात समझ में? लॉ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट कि लॉ ऐसे लगना चाहिए या वैसे लगना चाहिए, या फिर लॉ ही गलत हो या लॉ सही है, ये सब बातें कौन करेगा? ये जुडिशियल ब्रांच का या जुडिशियरी का काम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, छोटे मोटे कोर्ट, सारे कोर्ट्स इसके अंदर में आते हैं, ठीक, क्लियर। अच्छा, हमारा सिलेबस क्या है? लीगल रीजनिंग की अगर बात करें तो 4-5 चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे कॉमन जो है टॉर्ट्स पूछ लिए जाते हैं। अब टॉर्ट्स क्या होते हैं आराम से पढ़ाऊंगा, बट बेसिक आइडिया है ये ऐसे लॉ हैं जो कि रिटन नहीं है, ठीक है, रिटन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। दूसरे को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। होता है ना, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नौकरी में गए तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या फिर किसी से कोई काम करवाना है तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ठेकेदार, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट्स। तीसरे होते हैं क्रिमिनल लॉज, चोरी, डकैती, ठीक है, इस तरह के जो रिलेशन है उनको क्रिमिनल लॉज बोलते हैं, इस तरह के क्राइम से रिलेटेड, ऑफेंसेस से रिलेटेड। देन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये और थोड़ा रिफाइंड चीज़ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कई बार लड़ाई हो जाती है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। जैसे हमने कहा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, आईटी एक्ट 2005 का एक्ट है, रियल एक्ट है। उसमें एक सेक्शन था जिसका नाम था 66A। वो न्यू उसमें आता है ना, ताजीरात हिंद की दफ़ा 302, आईपीसी की धारा 302, लॉ में उसको बोलते हैं सेक्शन, अंग्रेजी में जो धारा या दफ़ा होती है ना उसको सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन 66A में ये लिखा हुआ था कि कोई भी किसी की भावनाओं को हर्ट कर रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। प्रैक्टिकली ये लिखा हुआ था, लिखी उसकी लैंग्वेज मुझे पूरी तरह याद नहीं है। एक लड़की थी, उस समय पे वो दिल्ली का जो एनएलयू है उसमें पढ़ रही थी, एनएलयू दिल्ली में, उसका नाम था श्रेया सिंघल। उसने केस कर दिया कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, बड़ा केस बना, श्रेया सिंघल केस बोलते हैं उसको। और ये जो 66A है इसको हटा दिया गया कि इस तरीके से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म ही हो जाएगी। आप किसी की भी भावनाओं को हर्ट कर दो तो कार्टूनिस्ट कार्टून नहीं बना पाएगा ऑनलाइन, है ना, कोई कमेंट ही नहीं कर पाएगा यूट्यूब में या फेसबुक में या ट्विटर पे। और हुआ ऐसा, लोगों ने कमेंट किया कि बाला साहब ठाकरे अच्छे आदमी नहीं थे, उसको उठा के जेल में डाल दिया, 2 लड़कियां थी, ठीक है। अब अच्छे आदमी थे नहीं थे वो एक अलग बात है, आज की डेट में तो क्रिटिसिज्म होता है ना भाई, कोई कुछ भी कहे। जैसे वो न्यूज़ चल रही थी आजकल, तो ध्रुव राठी करके एक यूट्यूबर है, अरे वाह, चेहरों पे स्माइल आ गई सबके, ठीक है, उसने मोदी जी को ये डिक्टेटर है, ये है। अब वैसे होता तो उसको जेल में डाल देते, नहीं डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। 66A गलत था तो हटा दिया गया। अच्छा, उसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल अफेयर्स में 2 कंट्रीज के बीच में किस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, या फिर मान लो हमारा कोई आदमी है जिसको अमेरिका ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, तो किस तरीके से सारे प्रोसेसेस होंगे, तो वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर में आते हैं। विजय माल्या भाग गए ऐसे पैसे लेकर के, तो कैसे पकड़ोगे उसको? इंटरनेशनल लॉ में कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, इंडिया में नहीं है ना। साइबर लॉ, आईटी एक्ट बताया मैंने जैसे आपको फॉर एग्जांपल, तो इंटरनेट से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं उसमें साइबर लॉ। फैमिली लॉ,
बहुत ही कॉमन, सबसे ज़्यादा केसेस इसी के होते हैं। बेसिकली क्या होगा, या तो मैरिज एंड डिवोर्स का चल रहा होगा, ठीक है, दूसरा सक्सेशन का चल रहा होगा कि किसी की डेथ हो गई तो भाई प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स यही होते हैं, ठीक है। बाकी हो और भी सकते हैं, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, जनरली इस तरह के लॉज। सो ये भी अलग अलग लॉ की ब्रांचेज हैं। होता क्या है, हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें से किसी न किसी लॉ को लेकर के वहाँ पे दे दिया जाता है। बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो वो हम कल से करना शुरू करेंगे क्वेश्चंस। आज तो मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ कि है क्या चीज़। अच्छा, लॉ का एक डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है। ऐसे एक अंधी सी लेडी होती है जिसको जस्टिशिया, शी इज अ रोमन गॉडेस ऑफ जस्टिस, जस्टिशिया नाम है। तो डिफाइन कर रखा है, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच अ कंट्री और सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज एज बाइंडिंग एंड व्हिच अथॉरिटीज में इन्फोर्स एंड वायलेशन ऑफ व्हिच अट्रैक्ट्स प्यूनिटिव एक्शन। तो कोई भी कंट्री या सोसाइटी उसको बाइंडिंग मानती है, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओगे, ये ऑप्शनल नहीं है, मानना पड़ेगा। आपको हेलमेट के साथ गाड़ी चलानी पड़ेगी, नहीं चलाओगे तो अथॉरिटीज यानी पुलिस वाला जो होगा, ट्रैफिक पुलिस वाला इन्फोर्स करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ में लिखा होगा उसके हिसाब से, और प्यूनिटिव एक्शन ले सकता है, गाड़ी भी जब्त कर सकता है अगर ज़्यादा नहीं हुआ कि भाई ना लाइसेंस है ना हेलमेट है, कुछ नहीं, ऐसे ही चला रहे हो, नहीं तो फाइन दे सकता है, कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल सकता है। बट दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ डेफिनेशन। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है, लार्जली कोई डेफिनेशन एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेबल डेफिनेशंस बहुत कम है। चलो अब लॉ के बारे में ही कुछ और बातें करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। जब आप कभी यहाँ कचहरी में जाओगे ना तो आपको लगेगा कि लॉयर बनना जीवन बर्बाद करना है, ठीक है, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, आपको समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, यहाँ पे इतने सारे कोर्ट्स किस चीज़ के हैं। बाहर से ही लिखा होगा जिला सत्र एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अब ये जिला क्या है, सत्र क्या है, आदमी तो आधा यही कंफ्यूज हो जाता है कचहरी के बाहर से, ठीक है। तो दो चीजें हैं, लॉ को ना जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं सिविल लॉ और दूसरे को बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। दिस इज द जनरल आइडिया। अब क्या होता है क्रिमिनल लॉ, क्या होता है सिविल लॉ, ये समझ लो। ऐसे ऑफेंसेस जो कि सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं, केवल एक पर्सन को नहीं करते, उसको बोलते हैं क्राइम, और ये डिफाइंड होते हैं आपके किसी न किसी लॉ में। जैसे आईपीसी है, आज की डेट में उसको चेंज करने की बात चल रही, भारतीय दंड संहिता, ठीक है। तो आईपीसी है, सीआरपीसी है, या ऐसे ही किसी लॉ के अंडर में वो डिफाइंड होंगे, तो उनको बोलेंगे हम क्राइम। पहली चीज तो ये, क्राइम्स हमेशा डिफाइंड होते हैं, ठीक है, ऑलवेज। सेकेंडली, दे अफेक्ट द सोसाइटी। जैसे अगर किसी ने किसी की पॉकेट मार ली तो सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करेगा। चोरी करना क्राइम है, सोसाइटी को ऐसे इंपैक्ट करेगा, अगर उसको नहीं पड़ा तो कल सोसाइटी में किसी दूसरे की पॉकेट मारेगा। समझ गए, क्रिमिनल एक जगह तो रुकता नहीं, वो तो आगे भी क्राइम करता ही रहेगा। तो उसका खुला रहना, उसको पनिशमेंट ना मिलना सोसाइटी के अगेंस्ट है। एंड दैट इज वाई क्रिमिनल लॉज में क्रिमिनल के अगेंस्ट में स्टेट खुद रहता है। स्टेट खुद रहता है मतलब वहां पे केस लड़ रही होती है सरकार। तो आप समझ लो, जहां पे लिखा हुआ हो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विजय माल्या, तो वो क्रिमिनल केस है। समझ गए, एक तरफ सरकार लड़ रही है, दूसरी तरफ अगर कोई और लड़ रहा है, बहुत चांस है कि वो क्रिमिनल केस है। सिविल केसेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया ने केस किया हो तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो क्रिमिनल केस है, ठीक। अच्छा, हो सकता है सिविल भी हो। अब सिविल क्या होता है थोड़ी देर में समझाऊंगा। क्राइम्स में एक्शन स्टेट करता है इंडिविजुअल के बिहाफ पे, और इसकी रेमेडी मतलब जो जजमेंट आता है, रेमेडी का मतलब होता है उपाय, ठीक है, जजमेंट उठा लो जो भी गिरा है। जो रेमेडी है वो या तो फाइन हो सकती है, फाइन लगा दो, या फिर आप जेल में डाल दो, इम्प्रिजनमेंट। वैसे तो फांसी की सजा भी हो सकती है, बट वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है, ठीक।
अच्छा, एग्जाम्पल्स, थेफ्ट, मर्डर, रेप, ये सारे के सारे क्राइम्स में आते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस में आते हैं। ओके, क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो हायरार्की होती है, हायरार्की मतलब ये जो दिख रहा है नीचे से ऊपर तक, इसको हायरार्की बोलते हैं, चेन कह लो कि एक ऊपर एक नीचे फिर इसके नीचे, इसको कहते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। सबसे नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उसके ऊपर फर्स्ट क्लास, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, आप यहां से जरूर याद रखें, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन जज, दिस इज द फर्स्ट वन यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेशंस जज, फिर सेशंस कोर्ट या एडिशनल सेशंस कोर्ट। तो अब समझ में आया, सेशंस का मतलब क्रिमिनल केस दिख रहा है, सेशंस का मतलब क्रिमिनल केस, ठीक है। उसके बाद वहां से जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही बता दूं, जो मौत की सजा होती ना, अंग्रेजी में कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये इसके नीचे कोई नहीं दे सकता, सेशंस कोर्ट के नीचे, इसके ऊपर मतलब यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, तो यही देता है। इसके बाद फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको कंफर्म ही करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग केसेस में इनकी अलग अलग पावर्स होती होंगी, लिमिट होती होगी ना, कि यहाँ तक का केस ये कर सकता है, उससे ऊपर का केस ये कर सकता है, ऐसा होता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इसके पास में आते हैं, कुछ केसेस, सारे केसेस नहीं, कुछ केसेस डायरेक्टली इसके पास में आते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हायरार्की है आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। नेक्स्ट है सिविल लॉज। वो ऑफेंसेस, देखो जनरल टर्म है ऑफेंस, ऑफेंस के अंदर क्राइम आ जाता है। ऑफेंस सिविल ऑफेंस भी हो सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो डिफाइंड होगा किसी न किसी लॉ में, अभी मैंने आपको बताया। सिविल ऑफेंस जरूरी नहीं है डिफाइंड हो, जो भी ऑफेंस एज अ क्रिमिनल ऑफेंस डिफाइंड नहीं है वो सिविल ऑफेंस होगा, ठीक है। अगर किसी क्रिमिनल लॉ में नहीं लिखा है तो वो सिविल ऑफेंस माना जाएगा। इट इज जनरली प्राइवेट इन नेचर। प्राइवेट इन नेचर मतलब सोसाइटी एट लार्ज को इंपैक्ट नहीं करता, एक पर्सन को इंपैक्ट करेगा, या 2 या 4 6 लोगों को इंपैक्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि ये पूरी सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहा है। और इसीलिए इसके केसेस क्या होंगे, एक्स वर्सेस वाई, मोहन सिंह वर्सेस सोहन सिंह फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दैट वुड बी अ सिविल केस, वो क्रिमिनल केस हो ही नहीं सकता, समझ गए। जहां 2 इंडिविजुअल्स के नाम लिखे हों या 2 कंपनीज के नाम लिखे हों, वो कभी भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल केस में एक तरफ सरकार का नाम जरूर होगा, चाहे वो स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, चाहे वो यूनियन ऑफ इंडिया हो। आई बात समझ में? ठीक। तो 2 इंडिविजुअल्स के नाम जहां मिल जाएं वो सिविल केस होगा। तो यहां पे इंडिविजुअल खुद केस करता है। रेमेडी क्या होती है? जनरली कंपनसेशन। अब मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, मतलब मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो मैं जाऊंगा कोर्ट में, मेरे को अवार्ड कर देगा, हाँ भाई इसको डैमेज दे दो इतना, बात खत्म हो गई, ठीक है। या फिर अच्छा वही डैमेजेस, इंजंक्शन, ठीक है। इंजंक्शन मतलब अब ज़्यादातर यूएस में होता है, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना वहाँ पे, वो क्या करते हैं कि उनके पीछे ना बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं, तो वो कई बार कोर्ट में जाके इंजंक्शन ले आते हैं कि फलाना आदमी जहां मैं खड़ा हूं उसके 50 मीटर के अंदर नहीं खड़ा होना चाहिए। दैट इज अ कोर्ट इंजंक्शन। प्रूफ करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो है मुझे स्टॉप कर रहा है और इसलिए जहां मैं जाऊं मेरे 50-100 मीटर के अंदर ये ना मिले। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन कैसा भी हो सकता है, ठीक है। सो इट इज ऑर्डरिंग अ पर्सन टू डू और नॉट डू वट एवर द कोर्ट थिंग्स इज प्रॉपर। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स एटसेट्रा। तो पीछे जो हमने देखा था अभी, ये है ना, यहां पे अगर आप देखोगे क्रिमिनल को छोड़ के जो कुछ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो चलो अलग ही कैटेगरी हो गई, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली, ये सब किस में आ गए? सिविल लॉ में, ठीक है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और फैमिली लॉ सिविल लॉ के अंडर में आता है। अब सिविल लॉ में कैसी हायरार्की होती है ये भी देख लो आप।
ठीक है। सबसे नीचे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होंगी वहाँ पे क्या होगा, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, या फिर मुंसिफ कोर्ट बोलते हैं, लिखा होगा यहाँ कभी जाओगे ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 3 ऐसा कहीं लिखा होगा, कभी कचहरी में जाना वहाँ दिख जाएगा, या मुंसिफ का कोर्ट। उसके बाद सबऑर्डिनेट जज क्लास 2, क्लास 3 के बाद क्लास 2, फिर क्लास 1। उसके बाद आ गया कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वहाँ क्या लिखा था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, जिला एवं सत्र न्यायालय या जिला एवं सत्र न्यायाधीश। ये एक ही पर्सन है, एक ही आदमी है, वही जिला न्यायाधीश भी है, वही सत्र न्यायाधीश भी है। ही इज द सेशंस जज एंड ही इज द डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो। जब वो सिविल केसेस कर रहा है तो वो अलग कोर्ट रूम में बैठ रहा है, उसको बोल रहा है कि मैं जिला जज हूं। जब वो क्रिमिनल केसेस कर रहा है तो वो अलग कोर्ट रूम में बैठ रहा है, बोल रहा है मैं सेशंस जज हूं। आई बात समझ में? ठीक है। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर भी जनरली जो डिफाइंड होता है लॉ में ना, 500 रुपए का केस है तो हो सकता है यहाँ कहीं नीचे हो, थोड़ा बड़ा बड़ा डिस्प्यूट होगा तो बढ़ता चला जाएगा लेवल। ठीक है। तो जनरली सबसे बड़े डिस्प्यूट्स भी ये सुन सकता है, एक्सेप्ट सम, कुछ चीज़ों को छोड़ करके देखा जाए बड़े से बड़े डिस्प्यूट जिला जज सुन सकता है। तो जिला और सेशंस जज बड़ी चीज़ होती है, वो बड़ा होकर के हाई कोर्ट का जज बन जाता है कई बार, प्रमोशन होकर के। ठीक है। ओके, एक दो टाइप के और लॉज बताए जाते हैं, आप ऐसे ही देख लेना। दिस इज अकॉर्डिंग टू स्कोप। तो सब्सटैंटिव लॉज वो होते हैं जो कि कोई राइट्स या लाइबिलिटी डिफाइन करते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं जो राइट्स देते हैं, उनको सब्सटैंटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है। प्रोसीजरल लॉ वो होते हैं जो प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, उनमें नाम में ही कई बार प्रोसीजर लिखा होता है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इनमें नाम में ही लिखा हुआ है सीपीसी, सीआरपीसी। तो ये बेसिकली प्रोसीजर बताते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्ट में केस फाइल करना है तो इतने रुपए की स्टाम्प फी लगेगी, यहाँ इतने रुपए का स्टाम्प लगेगा। ठीक है। उसके बाद से कोर्ट के सामने कैसे जाओगे, कोर्ट कैसे काम करेगा, गवाह को बुलाएगा, नहीं होता वो टीवी में दिखाते हैं पूरा कोर्ट रूम का सीन, वैसे सीन अलग ही होता है। कभी कोर्ट में जाओगे तो ऐसा लगता है कि, छोटे कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो अलग रहता है, बट यहाँ पे जाओगे तो ऐसा लगता है कि टीवी पे तो अलग ही दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ अलग ही है, कटघरा वगैरह भी कई बार नहीं होता है। ठीक, चलो अब सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ बना कहाँ से? लेजिस्लेशन तो होता है, दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लॉ, इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अलग से समझ लो। ठीक है। लेजिस्लेशन मतलब, लेजिस्लेशन मतलब लेजिस्लेटिव जो बना रहा है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन है गवर्नमेंट का? अरे कैसी बात कर रहा है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, पार्लियामेंट या विधानसभा, दैट इज कॉल्ड अ लेजिस्लेचर, दिस इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, याद भी होता जाएगा। ठीक है, रिपीट करते रहेंगे, याद हो जाएगा। सो लेजिस्लेशन कौन बना रहा है? लेजिस्लेचर बना रहा है। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट या विधानसभा, वो लॉ बना रही है, दैट इज 90% केसेस में वहां से लॉ निकल रहा है। ठीक है। तो आप अभी हम कह रहे थे ना, भारतीय दंड संहिता, ये वो जितनी भी चीज़ें नए नए लॉ पास हो रहे हैं, तो कहाँ होंगे? पार्लियामेंट में या विधानसभा में, लेजिस्लेशन। इसके अलावा भी दो और सोर्सेस मान सकते हो आप लॉ के, जैसे कस्टम। कस्टम मतलब परंपरा। ठीक है, परंपरा भी कानून बन जाती है। एक दो एग्जाम्पल देते हैं। शादी होती है ना जब, तो शादी में होता है ना सप्तपदी, 7 कदम साथ में लेंगे। ठीक है। और उसमें कुछ होता है कि लड़की के हाथ और लड़की का हाथ ऐसे वो मिलाएंगे, पाणी ग्रहण बोलते हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? कस्टम है। कोई लीगल प्रोसेस थोड़ी कर रहे हो आप, लेकिन जब आपने ये कर दिया और आप शादी का कार्ड लेके जाओ तो शादी रजिस्टर हो जाती है कि हाँ भाई आपकी शादी हो गई अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम्स। ठीक है। सो दैट कस्टम हैज अ फोर्स ऑफ लॉ। तो वो प्राचीन होना चाहिए कि पुराने समय से ऐसे ही कस्टम हमारे यहाँ चला आ रहा है, ऐसा ही होता है, तो उसको लॉ का लीगल एक रिकॉग्निशन मिल जाती है। ठीक, वैसे ही आप देखोगे जैसे शादी होती ना, वैसे ही बच्चा गोद में लेने के लिए भी पहले ये था कि एक रिलीजियस प्रोसेस होता था, उसके थ्रू ले लिया,
एक्सेप्ट कर लिया कि भैया तुमने इसको अडॉप्ट कर लिया। आज की डेट में देयर इज अ सेपरेट लीगल प्रोसेस, लेकिन पहले एक रिलीजियस प्रोसेस होता था, उसके थ्रू उसको मान लेते थे, अडॉप्ट कर लिया गया, ये आपका बच्चा है, ठीक है। तो दैट इज कस्टम। नाउ व्हाट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो पहले हो चुका है। अब लॉ तो लिमिटेड है और इंडिया में पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, तो केस एक जैसे रिपीट भी होते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई पहली बार कोई डिवोर्स का केस आ रहा है कोर्ट के पास में, या पहली बार कोई लेटस से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस आ रहा है, ऐसे पता नहीं हजारों केस आ रखे होंगे। वो जो पुराने केसेस के जजमेंट होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं। यानी उसने देखा पुराने केस में ऐसी ही सिचुएशन में ऐसा डिसीजन लिया था, तो इस केस में भी यही डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, समझ गए बात को। सेम सिचुएशन में जैसे पुराना डिसीजन था वही डिसीजन आज भी लिया जाएगा। और ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हैं ये इंडिया के ही नहीं, इंग्लैंड के भी इंडिया में फॉलो होते हैं, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है इंग्लैंड से होकर के आया है, अंग्रेजों ने ही बनाया था, तो वहाँ के फॉलो होते हैं। अब इसमें कुछ प्रेसिडेंट होते हैं बाइंडिंग और कुछ होते हैं नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब उनको मानना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, भैया मानना पड़ेगा। नॉन बाइंडिंग मतलब नहीं भी मानोगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट के सामने कोई केस है, अभी आपने हाल में सुना है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, मैं बताता हूँ क्या फैसला दिया। उसने बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर हिंदू और मुसलमान शादी करेंगे तो वो शादी हाँ इलीगल हो गया, ऐसे बोल दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, ठीक है। अब ये उत्तराखंड हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वो बराबर के लेवल के कोर्ट है। मध्य प्रदेश भी हाई कोर्ट है, नैनीताल का भी हाई कोर्ट है, ठीक है। लेकिन मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। आई बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है हाई कोर्ट पे भी बाइंडिंग है और सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। जैसे उसने कहा 66 से खत्म हो चुका, जुडिशियली खत्म कर दिया, हो सकता है खत्म कर दिया उसने, अब वो बाइंडिंग है, आप मानो या ना मानो, ये आपका ऑप्शन नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही कभी कभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले होते हैं वो भी कोर्ट किए जाते हैं, इनको बोलते हैं केस लॉ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसेस होते हैं ना, उनको केस लॉ बोलते हैं। केस लॉ मतलब प्रेसिडेंट सुना रहे हो कि भाई हुजूर जनाब माय लॉर्ड आपके पास में ये केस आया था, इस केस में आपने ये जजमेंट दिया था, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको मान ले, हो सकता है पलट दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पुराना केस है, सुप्रीम कोर्ट उसको पलट सकता है, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में पलट सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में ना 33 जज होते हैं और जनरली वहां पे जो बेंच का साइज होता है, बेंच मतलब एक साथ जो बैठ करके फैसला दे रहे हैं, सिंगल बेंच भी होती है, डबल बेंच भी होती है, 3 जज की बेंच भी होती है, 5 जज की बेंच भी होती है, 7 जज की बेंच भी होती है, 9 जज की बेंच भी होती है। आज तक जो सबसे बड़ी बेंच बनी है वो 13 जज की बेंच बनी है। 13 जज एक साथ बैठ गए, ठीक है, और उन्होंने डिसीजन लिया। ये बनी थी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया का केस लॉ है, केशवानंद भारती केस, आराम से पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाएंगे सर। सो इस बेंच में अगर मान लो 2 जज वाली बेंच का कोई डिसीजन है तो उससे बड़ी जो बेंच होगी वो उसको पलट सकती है, उसका प्रेसिडेंट नहीं मानेगी। लेकिन जो 13 जज की बेंच है उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, अनलेस आप 15 जज की बेंच बना दो उसी केस में उसको रिकंसिडर करने के लिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो। तो ये है जुडिशियल प्रेसिडेंट, और बहुत सारे लॉ यहाँ से आए हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसको बोलते हैं विशाखा गाइडलाइन। ठीक है, हुआ क्या, मध्य प्रदेश में, सॉरी राजस्थान प्रदेश में एक लेडी थी, उसका नाम था भंवरी देवी, अभी जीवित है शायद। तो आशा टाइप की नहीं होती कार्यकर्ता जो गांव में
गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कि आप गांव में देखो सबकी हेल्थ कैसी है क्या है, तो गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया हुआ था, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था और वो एक बाल विवाह रुकवाने के लिए गई। बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज, राजस्थान में बहुत होती हैं, मतलब कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, ठीक है। अब वो चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए गई, तो चाइल्ड मैरिज तो नहीं रोकी, लोगों ने उसको मारा पीटा और उसके साथ में गैंग रेप हुआ, ठीक है, भंवरी देवी। वो कोर्ट केस बना, बड़ा फेमस कोर्ट केस, जो जिन्होंने किया था वो छूट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक वर्डिक्ट दिया, उसको बोलते विशाखा गाइडलाइंस, दिस इज रिगार्डिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कि कहीं भी जहां वुमेन काम करेंगी ना वहां उनका हरासमेंट नहीं होगा, तो ये गाइडलाइंस, जैसे तुरंत वो अगर रिपोर्ट करें तो कंपनी की या गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें वुमेन होंगी, वो सुनेगी उसकी बात, और गवर्नमेंट में सीधा ट्रांसफर होता है या सस्पेंड ही होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में भी ये लगना चाहिए। सो विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, दीज हैड अ फोर्स ऑफ लॉ, दिस वाज प्रैक्टिकली अ लॉ अंटिल गवर्नमेंट मेड अ लॉ कॉल्ड POSH, पॉश लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ, ठीक है, ऐसा एक लॉ बना दिया गया। तो अभी ये भी है और वो भी है, वैसे दोनों में कॉमन ही चीजें हैं, तो पॉश चलता है, लेकिन जब तक नहीं था तो विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, अपनी तरफ से लॉ बना के रख दिया था, ठीक है। तो ये लॉ भी बना सकता है, आई बात समझ में। 3 सोर्सेज ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन तो है ही। अब जुडिशरी की बात करें और थोड़े से जुडिशियल प्रोसेस की, रादर देन जुडिशियल प्रोसेस हम थोड़ा लीगल टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि क्या क्या लीगल टर्म्स बोले जाते हैं, एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं वो। सबसे पहले तो ये समझो कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एग्जिस्टेंस में आता है 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा उसी दिन आएगा, तो इस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। उसके पहले उसको क्या बोलते थे? फेडरल कोर्ट। ये 1935 से काम कर रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल दिया गया। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? H.J. कानिया, हरीलाल जे कानिया। ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, इसके पास में बहुत सारी पावर्स हैं, डिटेल में आप ये पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में जब सर पढ़ाएंगे, बट बेसिक आइडिया मैं बता देता हूं। इट इज अ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो या स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई हो तो वो कहीं और नहीं जा सकती, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। एग्जाम्पल, उत्तराखंड यूपी को बोले कि भाई गंगा का पानी बहुत ज़्यादा तुम्हारे यहाँ जा रहा है, हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, हम हरियाणा को डाइवर्ट करेंगे या हिमाचल को डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड यूपी का डिस्प्यूट हो गया, केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, कोई हाई कोर्ट नहीं कर सकता। इट्स अ फेडरल, ठीक है। वैसे ही उत्तराखंड और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो गया अगर किसी भी चीज़ पे, जीएसटी का बंटवारा, ये वो कि आप पैसा नहीं देते हैं, जो भी जिस भी तरह का, तो केवल फेडरल कोर्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक। देन इट इज एन एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट मतलब वहां अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो नीचे से जो केसेस आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, एक तरीका ये भी है। देन इट हैज अ स्पेशल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बहुत बड़ा लीगल मैटर है और उस पर वो कोई ओपिनियन नहीं बना पा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको रेफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट के कि साहब आप मुझे ओपिनियन दो, इसका मतलब क्या है, मुझे एडवाइस करो। तो प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट, ही इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो, ही इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। प्रेसिडेंट की यूनिक पोजीशन है, ठीक है। लेजिस्लेचर का पार्ट कैसे है? जो हमने कहा ना, पार्लियामेंट से बिल पास होते हैं, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा वो लॉ नहीं बनता। एग्जीक्यूटिव कैसे? अभी सरकार बनेगी तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, नहीं सरकार प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, वही उसको शपथ दिलाएगा, और सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं
कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, भले ही वो नरेंद्र मोदी ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चलता है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट यानी गवर्नमेंट को कुछ पूछना होगा सुप्रीम कोर्ट से, कोई लीगल मैटर में सलाह ले सकता है। देन कंकरेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फॉर आर्टिकल 32। कंकरेंट मतलब जब दो साथ में चीजें होती हैं उसको कंकरेंट बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, इसका जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के साथ में है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन साथ में है। आर्टिकल 32 क्या है सर बताएंगे आपको, बट बेसिकली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कुछ रिट पिटीशन होती है उसके लिए, ठीक है। अब रिट पिटीशन क्या होती है नहीं होती है, दैट विल सी इन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्टली जुडिशियल रिव्यू एंड एसएलपी की पावर। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? वही बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना जजमेंट है उसको नया कोर्ट, उससे बड़ा कोर्ट पलट सकता है, बड़ी बेंच पलट सकती है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, नंबर 1। दूसरा, गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट किया हो या फिर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास किया हो, उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं कि ये लॉ गलत है या ये ऑर्डर गलत है, और वो उसको खत्म कर देगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। बट मेजरली दैट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर जो करे उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट उसको पलट दे, दैट वुड बी कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। नाउ सेकेंड इज एसएलपी। एसएलपी इज कॉल्ड स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि भाई इस देश में कोई भी कोर्ट है, कोई भी ट्रिब्यूनल है, कोई भी और चीज है, उसके सामने कोई भी केस पड़ा हुआ हो वो अब सुन सकता है उसके अगेंस्ट में, इट डजेंट मैटर। जरूरी नहीं है हाई कोर्ट से ही केस उठाए। मैं गया, मैंने कहा साहब मेरा जो केस है वो स्मॉल कॉजेस केस में कोर्ट्स में पड़ा हुआ है, उसको लगता है इंपॉर्टेंट है तो वो स्मॉल कॉज से उठा करके सीधा ले लेगा, वो हाई कोर्ट और उसको पास नहीं जाएगा, बोलेगा इसके पास जाने की जरूरत नहीं, सीधा मेरे पास में आओ, ठीक है। इट्स अ वेरी वाइड पावर, कोई भी केस कहीं भी पेंडिंग हो सीधा सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है, ठीक। चलो, एक अपने पास में बेसिक जुडिशियल जो आप कह सकते हो हायरार्की है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास सिविल क्रिमिनल दोनों ही पावर है सेम आदमी के पास। फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे टूट जाता है, ठीक है। सो मेट्रोपॉलिटन लेवल पे ये पहले भी हमने देखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे सेशंस कोर्ट होगा या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा। क्रिमिनल साइड में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशंस कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल जज होगा। उसके नीचे जो चीज़ लिखी हुई ना, दिस इज समथिंग एल्स, ट्रिब्यूनल्स। जुडिशियरी में ही एक और चीज़ है जिसको कहते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ऐसे केसेस में बनाए जाते हैं, इट्स प्रैक्टिकली अ कोर्ट, लेकिन ऐसे केसेस में बनाया जाता है जो बहुत ही टेक्निकल होते हैं, आसानी से समझ में नहीं आते। जैसे यहाँ पे लिखा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी में हैं, अगर उनके सर्विस रिलेटेड कोई मैटर्स है, भाई पेंशन कितनी होनी चाहिए, या फिर उनको परमानेंट नहीं किया, प्रमोशन नहीं दिया, है ना, जो भी इश्यूज हो सकते हैं कि सैलरी कम आ रही है, वो सब कहाँ जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। और वहाँ से सीधे अपील कहाँ हो सकती है, हाई कोर्ट में। आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, इट्स अ वेरी सेपरेट थिंग। क्यों, यहाँ पे लॉ एंड रेगुलेशन ही सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे हैं, तो ये अपना सिविल और उस पर केस में फाइल वो करें ना, कॉन्सेंट्रेट करें, ये अलग ही ट्रिब्यूनल बना दिया। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, इतनी मोटी किताब है इनकम टैक्स के अकेले, ठीक है, इतने केस लॉज हैं उसमें, तो उसके लिए एक अलग से बना दिया। इसमें करते क्या है, जज तो रहते हैं, एक आध जुडिशियल मेंबर बना देते हैं ट्रिब्यूनल में, उसी डिपार्टमेंट के रिटायर्ड आदमियों को उसमें भेज देते हैं कि भैया तुमको बड़ी नॉलेज है, तुमने जिंदगी भर इसी डिपार्टमेंट का काम किया है, तुम ये ट्रिब्यूनल में जाओ और देखो कि क्या है, तुम बता सकते हो अच्छे से, ठीक है। टेक्निकल इश्यूज, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, कोऑपरेटिव्स, रेंट कंट्रोल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, ये 6 ही नहीं है, डजन्स ऑफ देम, ठीक। इंडस्ट्रियल कोर्ट हो सकते हैं जहाँ पे लेबर डिस्प्यूट्स जाते हैं, लेबर अपनी इंडस्ट्री के मालिक से झगड़ा कर रहा है कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए या मुझे गलत तुमने निकाल दिया, नहीं निकालना चाहिए था, ठीक है, वैसा। या फिर इवन फैमिली कोर्ट, कई जगहों पे फैमिली कोर्ट्स अलग खुल गए।
ये जनरली डिवोर्स और सक्सेशन के केसेस देखते हैं, मोस्टली डिवोर्स के केसेस देखते हैं, ठीक है। ओके, अब कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, ये देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट सेक्शन वी हैव टू डू टुडे। ये याद करना, कल मैं क्या पता पूछ ही लूँगा, ठीक। नंबर 1, प्लांटिफ। प्लांटिफ इज अ पर्सन हु फाइल्स अ सिविल केस। प्लांटिफ क्या कर रहा है? सिविल केस फाइल कर रहा है। अगर क्रिमिनल केस फाइल कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? अरे कैसी बुद्धि है, कोई आदमी क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है? सरकार ही तो करती है। कैसी बात कर दी आपने, ठीक है, यही तो सोचने वाली बात है। प्लांटिफ वो है जो सिविल केस फाइल करेगा, ठीक। डिफेंडेंट वो है जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है, तो वो डिफेंड कर रहा है अपने आप को। वो सिविल केस भी हो सकता है, वो क्रिमिनल केस में भी डिफेंडेंट हो सकता है, दोनों में हो सकता है, ठीक है। प्लेंट, कंप्लेंट कह लो, इट्स अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन अ सिविल केस। प्लांटिफ बता रहा है कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है, क्यों मुझे डैमेजेस चाहिए, पैसा चाहिए, इंजंक्शन चाहिए, तो दैट इज अ प्लेंट। एपेलेंट, द वन हु फाइल्स अपील, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, सरकार हो या कोई पर्सन हो, कंपनी हो, अगर वो केस हार जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मान लो हार गया, सो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर वो हाई कोर्ट में जा रहा है तो उसको एपेलेंट बोलेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट या किसी भी ऊपर के कोर्ट में जा रहा है तो ही विल बी कॉल्ड एन एपेलेंट। अपील कर रहा है, वो इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर रहा है, ठीक है। रिस्पोंडेंट, अदर पार्टी, जो अपेलेंट के अगेंस्ट में है ना, वो रिस्पोंडेंट है। तो मान लो आपके केस में, आपके पक्ष में फैसला आ गया, मैंने अपील कर दी, आप रिस्पॉन्ड करोगे, तो यू आर द रिस्पोंडेंट, ठीक। नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूशन। सरकार होती है प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो क्रिमिनल के अगेंस्ट में जो विक्टिम की साइड होती है, दैट इज बेसिकली द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन, क्योंकि क्रिमिनल केस केवल गवर्नमेंट फाइल करती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन, केवल क्रिमिनल केस में होता है। डिफेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द अक्यूज्ड। अब अक्यूज्ड क्या होता है अभी देखते हैं। इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है इन बिटवीन, मतलब फाइनल नहीं है। दो तरह के ऑर्डर निकालते हैं कोर्ट में, एक को बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर, दूसरे को बोलते हैं फाइनल ऑर्डर। आपने सुना ना स्टे लग गया, तो स्टे लगाना इज ए इंटरिम ऑर्डर, कि मतलब जैसी कंडीशन है वैसी रखी जाएगी, उसमें चेंज नहीं होगा, दैट इज अ स्टे ऑर्डर। इट इज एन इंटरिम ऑर्डर, इट इज नॉट अ फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर में वो डिसीजन कर देगा कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरिम ऑर्डर। अब एक्यूज्ड पर्सन, देखो कोई भी पर्सन को जब अरेस्ट कर लेंगे, ही इज एन अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया उसको। अब अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है, क्योंकि क्रिमिनल होगा तो उसको बोलेंगे कन्विक्ट। क्रिमिनल को क्या बोलेंगे? प्रूफ हो गया ना तब क्रिमिनल होता है। जब कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा तब उसे क्रिमिनल बोलेंगे, कन्विक्ट बोल देंगे, ठीक है। उसके पहले क्या है? वो अक्यूज्ड है, ही इज नॉट अ कन्विक्ट, ठीक। लेकिन जब एविडेंस गैदर करके उसके अगेंस्ट में एक ट्रायल शुरू कर दिया जाता है, कोर्ट का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, तब उसको अक्यूज्ड कहते हैं। अरेस्टेड, अक्यूज्ड एंड क्रिमिनल में ये फर्क है। अरेस्ट कर लिया तो ही इज एन अरेस्टेड पर्सन, उस समय तक वो अक्यूज्ड भी नहीं है। चार्जशीट फाइल कर दी, ट्रायल शुरू कर दिया, तो उसको अक्यूज्ड बोलेंगे। और फाइनली जब उसका केस का रिजल्ट आ गया, क्रिमिनल केस का रिजल्ट आ गया, तो उसको बोलेंगे कन्विक्ट। ये कभी भी ना सिविल केसेस में नहीं होगा, क्रिमिनल केसेस में ही हो सकता है। आ रही ना बात समझ में? सिविल केसेस में नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना बहुत है आज के लिए, ये मैं भेज भी दूंगा आपको।